तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विश्वनाथ एंड सन। तो बिना देरी किए सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें संजय के बारे में बताया जाता है, जो कि एक रिच बिलियनियर होता है और वो अपने घर में अपने माँ के साथ ही रहता है। अपनी माँ से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उसकी शादी की उम्र भी बहुत ही पहले हो गई है। उसके मम्मी के बोलने के बाद भी वो अभी तक शादी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसकी मम्मी कोशिश करती गई कि उसका बेटा जो है वो शादी कर ले, लेकिन वो शादी वगैरह में उतना नहीं मानता और उसकी माँ चाहती है कि वो शादी कर ले और सेटल हो जाए और जब उसका बच्चा हो तो तब उसे पता चलेगा जिंदगी का असली महत्व। लेकिन वो शादी ही नहीं करना चाहता। उसने अपनी माँ से बोला है कि सरोगेसी के थ्रू उसका बच्चा होगा और वो बच्चा उसका खुद का ही होगा और फिर वो बच्चे को बड़ा भी करेगा। और वही होता है, सूर्या ने सरोगेसी के थ्रू एक बच्चे को जन्म दिया और अपने घर में ले आया। संजय की माँ पहले तो बहुत ज्यादा नाखुश थी कि बेटे ने शादी नहीं किया, कोई नया टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बच्चे को जन्म दिया और आज ये पूरा फैमिली का वारिस बनेगा आगे जाके। लेकिन है तो इसकी दादी ही ना। आगे जाके वो बहुत ही ज्यादा उस बच्चे को प्यार भी करने लगी थी। लेकिन टाइम बीतते गए और एक दिन बच्ची को बहुत ज्यादा बीमारी हुई और वो बीमारी कोई भी डॉक्टर ठीक ही नहीं कर पा रहा था। फिर उन्होंने जैसे तैसे एक बहुत अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया। उन्होंने बताया कि ये बच्चा ठीक हो सकता है, लेकिन इस बच्चे के लिए जिस भी लेडी के थ्रू सरोगेसी हुआ था उसका बोन मैरो चाहिए। अगर उसका बोन मैरो मिल जाता है तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। फिर सूर्या ढूंढने की कोशिश करता है कि इस बच्चे की असली माँ कौन है और उसके पेपर्स वगैरह निकालते हैं और उससे बोन मैरो लेने की कोशिश भी करता है। तब उसको पता चलता है कि उसकी माँ जो है अभी अमेरिका में है और पढ़ाई भी कर रही है और उसकी उम्र महज 22 साल की होती है। संजय फिर उस लड़की से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की पूल में वो लड़की शराब पिए हुए पड़ी हुई थी। उसको देख के शौक हो जाता है कि उसकी माँ ऐसी लड़की निकलेगा वो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड चेक वगैरह बहुत ही अच्छे से होता है, उसका डिग्री वगैरह तो है, लेकिन उसको अभी भी जिंदगी जीने की सहूलियत ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो मैडी से जाके रिक्वेस्ट करता है कि उसके बच्चे के साथ क्या इश्यू हुआ है, उसका बोन मैरो चाहिए। मैडी एक बार में ही मान जाती है, लेकिन उसका एक शर्त भी था कि उसको पैसे चाहिए। पैसे की कमी की वजह से ही उसने ये सब कुछ किया। सूर्या भी मान जाता है क्योंकि उसके पास पैसे की तो कोई कमी ही नहीं है। फिर सूर्या के पास वो इंडिया आती है, वो भी सूर्या की प्राइवेट प्लेन पे। तभी उसको पता चलता है कि सूर्या बहुत ही ज्यादा रिच है, तो वो और भी ज्यादा पैसा मांग सकती है। इंडिया आने के बाद मैडी उसके घर में जाते हैं और पहली चेक जो है सूर्या उसे थमा देती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है, लेकिन जब सूर्या की मदर को पता चलता है कि पैसे के बदले एक माँ अपने बच्चे को बोन मैरो देगी, तो वो मैगी को थोड़ा सा समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा खुद का ही बच्चा है। लेकिन मैडी हाईली प्रैक्टिकल था, उसने ये काम क्यों किया? 22 साल की उम्र में क्यों एक सरोगेट मदर होना चुना? क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। तब संजय बताता है कि तुम इन सारे बातों पे ध्यान मत दो, तुम ये घर अपने ही घर की तरह समझो। इधर तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो करो। 1 महीने के अंदर बच्चे का ऑपरेशन है, तब तक तुम इधर बहुत ही अच्छे से रहोगे, कोई भी तकलीफ तुमको नहीं होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं मैगी रात को सोई हुई है और वो बच्चा जोर जोर से नीचे रो रही थी। उसकी दादी बहुत संभालने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो बच्चा चुप ही नहीं हो रही थी। मैडी फिर नीचे आती है और दादी से पूछती है कि क्या हुआ है बच्चे को, और मानो वो बच्चा मैगी को देखते ही शांत हो जाता है। दादी को भी ये बात समझ में आती है। फिर मैडी से वो पूछती है कि बेटा क्या मजबूरी रह गई तुम्हारी कि 22 साल की उम्र में तुमको माँ बनना पड़ा, वो भी बिना शादी के, और सब कुछ कर रहे हो सिर्फ पैसों के लिए। तब मैडी अपनी हिस्ट्री बताती है कि कैसे जब वो महज 6 साल की थी उसके माता पिता अमेरिका में रहते थे, वो भी बहुत ही हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर थे और वो दोनों एक दिन कार से जा रहे थे और उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। फिर मैडी को ऑर्फनेज में भर्ती कर दिया गया और मैडी उधर ही रहती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और अपनी खर्चा वो खुद ही उठाती थी। वो अलग अलग खाने की जगह मॉल वगैरह में काम करती गई और खुद की जो है वो खर्च उठाती गई। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इसलिए वो डॉक्टर बनने के लिए सारे पैसे इकट्ठा करे। बाद में उसको और भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने वाली। फिर उसने डिसीजन लिया कि वो सरोगेट मदर बनेगी और आगे जाके उसको पैसे मिला। तब दादी भी उसकी स्टोरी सुन के थोड़ी सी भावुक हो गई कि बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए, उसके ऊपर कोई हाथ ही नहीं था, इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया था। मैडी ये भी बताती है कि ऐसे ही वो कोई डिसीजन नहीं लिया था। मैंने देखा है कि इंडिया से कोई रिच बिलियनियर है जिसका नाम है संजय, जिसने ये एड एक एजेंसी को दिया था कि उनको सरोगेट मदर चाहिए जो कि कम उम्र की हो और हाईली इंटेलिजेंट हो और इंडिया के ओरिजिन से हो। फिर मैंने टेस्ट वगैरह दिया, मैं सक्सेस हो गई और आज ये बच्चा मेरे गोद पे है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और संजय ऑफिस जाने लगता है। अगले दिन संजय जब ऑफिस जाने लगता है, उधर मैडी भी रिक्वेस्ट करती है कि मैं बहुत टाइम से घर पे हूँ, मुझे कहीं पर घुमा के ले आओ। संजय उसे बताता है कि तुम फ्री हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तुमको एक केट घर दे देता हूँ, बस स्वाइप करो और घूमने लगो। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं और बच्चे भी घूमेंगे आपके साथ, जो कि बच्चे के लिए एक अच्छा इफेक्ट रहेगा। संजय कहता है कि मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है, मुझे मेरा ऑफिस और बिजनेसेस भी देखना पड़ता है। तब वो बताती है कि ठीक है, मैं आपके साथ आज ऑफिस ही चला जाऊंगा और मेरे साथ बच्चा भी चला जाएगा, वो भी देखेगा कि उसका फादर कैसे काम करता है। और संजय मानो इस बात में मान भी जाता है। संजय ऑफिस में टोटली एक डिफरेंट
पर्सन था। वो किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता था, मानो थोड़ा गंभीर किस्म का एरोगेंट बॉस टाइप का लुक था उसका। लेकिन मैडी उसका हर जगह मजाक उड़ाते रहती है और बात बात में उसे ये बताती है कि क्या आप कभी हंसते नहीं है, एम्प्लॉय से बात भी नहीं करते, उसके साथ मस्ती भी नहीं मारते। तब संजय उसे कभी कभी थोड़ा डांट भी लगाता है और मैडी हमेशा मस्ती ही करती रहती है। महज 22 साल के ही ये वो लड़की। फिर हम देखते हैं कि संजय के ऑफिस में एक आदमी जो कि 20 साल से उसकी कंपनी में काम कर रही है, जिसका नाम है मुत्तु कुमार। वो आता है संजय से बात करने के लिए किसी टॉपिक में, पर वो मना कर देता है और बताता है कि मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे उधर जाना भी है। इस बात पे मैडी उसे समझाती है कि आपके ऑफिस में जिसने 30 साल दिए हैं वो बस आपसे 5 मिनट मिलने के लिए आया था, आपके पास उतना भी टाइम नहीं है। फिर संजय को थोड़ा गुस्सा भी आता है। फिर वो मैडी को बताती है कि एक तो तुम मेरे ऑफिस में आके मेरा मजाक उड़ा रही हो, मुझे किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, और मुत्तु कुमार से मुझे कितना बात करना है क्या बात करना है वो मैं कर लूंगा। तुम ऑफिस आए हो घूमने के लिए, बच्चों के साथ जाओ घूमो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। संजय फिर उधर से केबिन में चला जाता है क्योंकि उसका एक इंटरनेशनल मीटिंग था जो कि संजय के ऑफिस और एम्पायर के बारे में था और उसका एक इंटरव्यू भी काइंड ऑफ था। फिर हम देखते हैं कि इंटरव्यू के दौरान एक लड़का आता है जो कि इंटरव्यूअर का ऑफिस में काम भी करता है। उसका नाम वो अशोक बताता है और वो उससे बातचीत करता है और आखिर में बताता है कि सर मैं जिस भी मुकाम पे हूँ वो आप ही की वजह से हूँ। संजय उसे पहचान तो नहीं पाता। फिर वो अपने आप को परिचय भी देता है कि वो मुत्तु कुमार का बेटा होता है जो कि आपका ही कंपनी में काम करता है और आपके कंपनी में काम करते हुए मेरे पापा ने मुझे विदेश भेजा और मैं आज पढ़ाई करके इतने बड़े न्यूज कंपनी में काम कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं उसके बेटे अशोक के सामने वो शाबाशी देता है कि 30 साल से आपके पापा ने हमारे कंपनी में लॉयल से काम किया है, एक दिन भी छुट्टी भी नहीं लिया और हमेशा रिस्पेक्ट से बात भी करते हैं और वो बहुत ही नेक आदमी है। फिर फोन रखने के बाद मुत्तु कुमार उससे बताता है कि सर मैंने कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैंने हाथ फैला था आपके सामने। आपने मुझे पैसे उधार दिए थे, फिर मैं उस उधार के पैसे से मैंने अपने बेटे को विदेश भेजा। वो पढ़ाई करके हर महीने सैलरी भी भेजता है और आज मैं उस सैलरी की पैसे से मैं वो कर्ज चुकता करने के लिए आया हूँ। मैंने सर आपकी मदद मांगी थी, आपने सही टाइम पे मेरे मदद भी किया था और सर मैं वो पैसा आपको वापस भी करने आया हूँ। संजय मुस्कुराकर बताता है कि तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है और मैं इस दिन से बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा बेटा आज इतने बड़े कंपनी में काम करता है और मुझे ये पैसा भी वापस नहीं चाहिए। ये तुम्हारी डिग्निटी और इतने सारे काम करने की लॉयल्टी है। और ये देखने के बाद मैडी बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि संजय एक ऑरा मेंटेन करता है ऑफिस में, जहाँ पे बाहर से वो बहुत ही ज्यादा सख्त है क्योंकि ऑफिस में ये करना भी होता है, नहीं तो एम्प्लॉय आपका इज्जत ही नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत ही ज्यादा नरम है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस खत्म होने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। संजय उसे माफी मांगता है और बताता है कि आज ऑफिस में मैं बहुत ही ज्यादा रूडली बात किए थे, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। चलो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना भी खाते हैं। खाना खाते वक्त हम देखते हैं कि मैडी को एक लड़का छेड़ता है और उस बात में ही मानो संजय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, उसके ऊपर वो हाथ छोड़ देता है और बहुत ज्यादा फाइट होने लगता है। उसके बाद जारी से जब वो घर लौट रहे थे, मैडी उससे बताता है कि गलती थोड़ी बहुत मेरी भी थी, उस लड़के की पूरी गलती नहीं थी। संजय उसे बताता है कि अगर तुम्हारी गलती पूरी भी होती फिर भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा होता, क्योंकि आज तुम मेरे साथ हो तो मेरा कर्तव्य ये है कि तुम्हारा ध्यान रखना, तुम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और ये बात सुन के मानो मैडी को बहुत ही अच्छा लगा, वो मानो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी थी संजय के लिए। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे टाइम बीतता गया और ऑपरेशन का भी टाइम हो जाता है, लेकिन मैडी का बोन मैरो लिया जाता है और बच्चे का जो है ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और बच्चा धीरे धीरे मानो स्वस्थ हो जाता है। मैडी भी बहुत ज्यादा खुश थी, उसके दादी और संजय भी। मैडी मानो बच्चे की और ज्यादा गरीब आने लगी थी, उस बच्चे का साथ हमेशा टाइम बिताना, उसको सुलाना, उसको खिलाना, उसका डायपर वगैरह भी चेंज करना, और बच्चा भी मानो माँ को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। और संजय उसे समझाता है कि तुम्हें फिर से लौटना है अमेरिका और अपनी डिग्री हासिल भी करना है, इतना अटैचमेंट में भी तुम मत रखो कि आगे जाके तुमको तकलीफ हो। मैडी मानो अब ये परिवार की हो चुकी थी, वो संजय के माँ के पास जाके सासू माँ पुकारती है और ये बोलती है कि मैं इधर ही रह जाना चाहती हूँ, आपके बेटे के साथ शादी करके हमारे बच्चे को बड़ा भी करना चाहता हूँ। और ये बात सुन के मानो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन उसके बेटे को कौन समझाए। ये बात जब संजय को पता चलती है, संजय बिल्कुल भी नाखुश था। वो अपने माँ को बताता है कि मैं अभी करीब 35-40 साल का हो चुका हूँ और ये लड़की 22 साल की है, मुझसे बहुत ही ज्यादा छोटी है, हमारा ना थिंकिंग मैच करेगा ना ही हमारा एज, आगे जाके बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और ये लड़की अभी एजुकेशन भी खत्म नहीं किया है, तो एजुकेशन पहले वो खत्म करे। ये सब के बारे में मैं नहीं सोच रहा एकदम। संजय अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं मानता। वो अगले दिन उसको एयरपोर्ट छोड़ाता है और कोई भी अपना अटैचमेंट ही नहीं दिखाता, सिंपली उसे बताता है कि तुमको जाना पड़ेगा, नहीं तो इधर प्रॉब्लम भी हो जाएगा, मैं अपने बच्चे को अच्छे से संभाल लूंगा। फिर अगले दिन जब न्यूज चलाता है कि टाइम पे ये न्यूज आता है कि संजय के बाहर जो एक लड़की प्रदर्शन करके बैठी हुई है, किसके बच्चे से संजय उसे नहीं मिलने दे रहा, और सारा सच्चाई भी बताता है कि कैसे वो सरोगेसी मदर है, बच्चे को क्या हुआ था वगैरह वगैरह। और ये मानो न्यूज चैनल में ये भी बताता है कि
अगर मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया तो मैं कोर्ट में भी केस करूंगा। और संजय भी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार था, क्योंकि उसने पूरा डॉक्यूमेंटल प्रोसीजर करके सरोगेसी मदर के थ्रू बच्चों को अडॉप्ट किया था। कोर्ट में केस चला जाता है जब संजय मैरी से मिलने का मना कर देता है। कोर्ट में जाने के बाद संजय बताता है कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन हुआ था उसने सिग्नेचर किया था। मैरी बताता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, वो इंडिया में नहीं होता, तो ये लॉ इंडिया में लागू नहीं होगा। उसके अलावा मैं संजय से और सासू माँ से पूरे परिवार से मैं प्यार करता हूँ। मैं इधर परिवार के साथ ही रहना भी चाहता हूँ। लेकिन संजय इस बात से एकदम नाखुश भी था। वो कोर्ट को भी बताता है कि इसका एजुकेशन खत्म नहीं हुआ, हमारा एज गैप भी बहुत ज्यादा है और इससे अपनी पढ़ाई खत्म करके डॉक्टर बनना चाहिए। तब हम देखते हैं कि जज ये बताता है कि मैं तुम्हारे पूरे सिचुएशन को समझ चुका हूँ, आप लोगों के पास बस 1 महीने का टाइम है। इस बच्चे को अगर आप अच्छे से पाल लेते हो, अच्छे से देखभाल भी कर लेते हो तो बच्चा आपके पास ही रहेगा। अगर हम देखते हैं कि अब बच्चे जो अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं तो बच्चे की कस्टडी जो है उसकी माँ यानी कि मैरी के पास चला जाएगा। इसलिए आपके घर में हमारे डिपार्टमेंट से 2 लोग हमेशा रहेंगे और मैरी भी रहेगी जो 24 घंटे आप लोगों के ऊपर नजर रखेगी और हमारे कोर्ट के आदमी भी। तो इस बात में भी संजय मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैरी संजय के घर में आ जाता है और टाइम टू टाइम कोर्ट के लोग भी आते हैं प्रोसीजर वगैरह चेक करने के लिए। मैरी भी नोटिस करता है कि संजय को ओडीसी भी है, मतलब कि संजय को सब कुछ एकदम परफेक्ट होने की बीमारी है। मतलब टेबल में ये फ्लावर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, गैस वगैरह अच्छे से बंद किया है या नहीं, लाइट वगैरह बंद किया है या नहीं किया है, बच्चे को हमेशा हाइजीन वगैरह मेंटेन करवाना, इसलिए ग्लव्स वगैरह पहन के वो डायपर वगैरह चेंज करता है। खाना खाने से पहले वो 2-3 बार हाथ भी धोता है। संजय की बीमारी बच्चे के ऊपर इफेक्ट ना पहले, इसके लिए मैडी और कोर्ट वाले भी कंसर्न थे। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। संजय की माँ मानो मैडी को अपनी बहू मान चुकी थी। संजय भी धीरे धीरे बच्चे के साथ खुद को अडेप्ट कर रही थी और मैडी के साथ भी। तब हम देखते हैं संजय की पापा की दूसरी बीवी, उसकी सौतेली माँ आती है उसकी बेटी की शादी की निमंत्रण पत्र देने। उसकी बेटी की शादी थी और संजय की माँ को देख के हमें लगता है कि उसके मन में कोई भी ग्रजेस नहीं थे उसके हस्बैंड के दूसरे बीवी को लेके। ऊपर से ये तो ये बताती है कि मेरे पास जितना भी सोना है कि उसमें से आधा सोना आप आपकी बेटी के लिए भी लेके जाइए, क्योंकि वो भी इस फैमिली की एक ओन है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संजय उसका बड़ा भाई है। और इस बात से संजय को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम देखते हैं कि शादी का माहौल होता है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। बच्चे को देखने के लिए मैडी और संजय दोनों ही इफेक्ट कर रहे थे। ये भी कोर्ट को लोग देख रहे थे कि पापा और मम्मी अकेले अकेले बच्चे को नहीं देख पा रहे थे, एक दूसरे की सुविधा और प्रॉब्लम के हिसाब से एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। कोर्ट के लोग सब कुछ नोटिस भी कर रहे थे और संजय की मम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थी कि दोनों बच्चे गरीब आने लगे थे। लेकिन कुछ टाइम बीत जाता है और एक दिन रात को हम देखते हैं कि संजय की माँ को सांस नहीं आ रहा था। जोर से मैडी संजय को पुकारती है। संजय माँ के कमरे में आके देखता है कि उसकी माँ की जो सांस है वो थम चुकी है। उसकी माँ अब दुनिया में नहीं रही। संजय फूट फूट के रोने लगता है और मैडी उसको संभालता है। उसकी माँ ऐसे ही चली जाएगी उसने कभी भी ये सोचा ही नहीं था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि संजय शादी कर ले और सेटल हो जाए। संजय वो भी अपने माँ को नहीं दे पाया। संजय की माँ का फ्यूनरल वगैरह होने के बाद हम देखते हैं कि उसकी सौतेली माँ आती है और उसको दुख भी जताती है और ये बताती है कि मेरी बेटी की जो शादी है उसका डेट आगे कर दूंगा, क्योंकि इस हालत में शादी नहीं होना चाहिए। तब संजय बताता है कि नहीं, मेरी मम्मी चाहती थी कि पूरी परिवार एक साथ हो और सब कुछ खुशहाल से हो। अगर शादी की डेट आगे बढ़ गई, जिस उम्मीद से मेरी बहन आस लगा के बैठी हुई थी, शादी करेगी, अपनी घर भी बसाएगी, वो डिले भी होगा और उसके मन को ठेस भी पहुंचेगा और मैं ये नहीं चाहता। मेरी बहन की शादी मैं खुद ही कराऊंगा, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। हम देखते हैं कि संजय शादी के काम में जुट जाता है। बहन के हर एक संबंधी परिवार से जाके मिलता भी है। तभी हम देखते हैं दूल्हे की मामा को पता चलता है कि संजय की फैमिली में ऐसा बिस्कुट है। संजय के जो न्यूज है वो हर जगह सर्कुलेट हो रहा था कि उसके बच्चे को पोलियो का बिस्किट है, ऐसे सरोगेसी मदर का ऐसा कुछ है। और संजय को कड़ी खोटी सुनाई जाता है कि ऐसे खराब फैमिली में अपने बेटे का शादी वो नहीं करवाएगा। फिर संजय की जो बहन होती है वो भी मायूस हो जाती है। वो फिर अपने बहन को दिल का ट्रॉमा भी सुनाती है कि बचपन में पापा जो है वो आपके साथ ही रहते थे और आपको बहुत ही लाल प्यार से अपने बड़ा किया, आपका हर एक गुस्सा भी वो सुनते थे, लेकिन हमसे हमेशा दूरी बनाए के रखते थे, कभी भी हमारे उतने पास नहीं थे पापा। और मैं भी हमेशा सोचती थी कि कब हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि अब बड़े थे, आप कभी भी नहीं आए, आपके बिजनेस में, आपके काम में आप बिजी थे। तब संजय को रियलाइज होता है कि उसके द्वारा भी उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसने कभी भी फैमिली को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया था, अपने काम धंधे में ही हमेशा डूबा रहता था। तब संजय अपनी बहन को और अपनी सौतेली माँ को बताता है कि मेरी गलती की सजा आपको कभी भी नहीं मिलेगा, मेरी अगली पीढ़ी को मेरी वजह से कभी भी सर झुकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो दूल्हे के मामा के पास भी जाता है और उसे सब कुछ समझाता भी है कि सरोगेसी क्या होता है, क्या सब कुछ चल रहा है। मैरी के साथ अब सब कुछ उसका ठीक भी हो चुका है। फिर उसके मामा को भी मनाते हैं और पूरे परिवार को भी। फिर देखते ही देखते सारे रिश्तेदार आगे आते हैं और धूमधाम से उसकी बहन की शादी भी होती है। शादी का फंक्शन वगैरह बहुत ही अच्छे से निपट जाता है और फिर मैडी मानो संजय को प्रपोज भी करता है। वो बताता है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ और हमारे बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन संजय इस बात को टाल देता है, उसको समझाता है कि
कि तुम्हारा एक फ्यूचर है, तुम एक थिंकिंग लेके बाहर पढ़ रही थी, तुमको डॉक्टर बनना है। और प्रैक्टिकली सोचो, मैं जब 60 साल का होऊंगा तो मैं 40-42 की होगी, कैसे हमारी ये क्वेश्चन बैठेगा। इससे अच्छा तुम जाओ पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर आगे हम देखेंगे। मैगी को वो बहुत तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है। मैडी मानो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए फिर से लौट जाती है यूएसए। फिर देखते ही देखते बहुत साल बीत जाते हैं। मैडी के एजुकेशन वगैरह भी कंप्लीट हो जाता है और हम देखते हैं कि उनका बच्चा 5 साल का भी हो चुका है। मैडी फिर इंडिया लौटता है और संजय से मिलता भी है। संजय से मिलने के बाद वो फिर से उसको शादी के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। तब संजय बताता है कि इन सब बातों को तुम एक साइड में रखो, मैंने चेन्नई में एक हॉस्पिटल खोला है जहाँ पे पूरा इंचार्ज तुम बनोगे और उस चीज को पूरा ही तुम देखोगे। अपने करियर की शुरुआत में ऐसे डिसीजन नहीं लेते। तब उसका बच्चा ये बताता है कि मम्मी आपको पता है कि पापा ने आपको क्यों इधर बुलाया, कि आप हमेशा यहाँ रह सको और कभी यूएस ना जा पाओ। जब भी पापा का मन करे आपको देख पाए और जब आपका मन करे तो आप और पापा मुझे देख पाओ। और ये बात सुन के मानो मैडी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मैडी को ये बात समझ आ गया कि संजय डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसके मन में वही बात है। वो चाहता है कि मैडी उसके साथ रहे और उसका एक परिवार भी हो। संजय को में आखिर में अपने बेटे को बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन वो मुस्कुराते हैं और उधर से चल पड़ता है। और मैडी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है अपने बच्चे को लेके। और इसी के साथ मानो एक मॉडर्न मैसेज के साथ ये मूवी खत्म होता है।